आज का हमारा टॉपिक होगा लैंड यूज के बारे में। देखिए, लैंड यूज का सिंपल सा मतलब है कि किस प्रकार से आप लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, अलग अलग पर्पज़ के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंड यूज सिंपली मीन्स हाउ वी यूज आवर लैंड। सिंपल सा मतलब है, कितना सिंपल में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब ही है कि हम अपने ज़मीन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए, और आपको मालूम है ज़मीन का इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार हैं। जो आप जानते हैं दिमाग में वो तो यहाँ पे लिखा ही होगा, और हो सकता है कि यदि यहाँ पे ना लिखा हो तो उसको भी आप अपने मन से एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पे सारा कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो पूरा पेज ही भर जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको आप इस्तेमाल करना चाहें एग्जाम में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ अपना भी ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं इसमें, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको यही लिख के आना एग्जाम में, नहीं। ये केवल आपको एक समझने के लिए है, एक गाइडेंस के रूप में, ठीक है ना। चलिए, तो लैंड यूज का मतलब आपने क्या समझ लिया कि किस प्रकार से हम लोग अपने लैंड को यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। आगे, वी यूज लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग लैंड को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, गाय भैंस बकरी बैल इन सबको चराने के लिए। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया जंगलों से फॉर एग्जांपल आप कैसे लकड़ी निकालना, है ना। वहाँ पे फल फूल है, सब्जी है, तो वहाँ से वो लेकर आना, और यदि नहीं है तो वहाँ पे पेड़ लगा देना, इस प्रकार का, है ना। फॉरेस्ट्री का मेनली मतलब होता है कि जंगलों को लगाना। तो जंगल आप कहाँ पे लगाएंगे, पेड़ पौधा कहाँ पे लगाएंगे आप, लैंड पे ही लगाएंगे ना। तो लैंड का इस्तेमाल हम लोग पेड़ पौधों को लगाने के लिए भी करते हैं, है ना। आगे, माइनिंग के लिए, माइनिंग का मतलब हो गया क्या, खुदाई, है ना। जैसे हम लोग कोयला निकालते हैं तो कोयला जमीन के ऊपर थोड़ी मिलता है, कुछ जमीन के नीचे मिलता है, तो हमको उसका माइनिंग यानी कि उसको खोदना पड़ता है, उसको खुदाई करना पड़ता है जेसीबी सबसे। हाथ से नहीं कर सकते हैं आप, कर तो लेंगे, बहुत समय लगेगा, है ना, इसलिए जेसीबी बनाया गया है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री आपको लगाना हो, जूता का, चप्पल का, कपड़ा का, पेपर का, है ना, टेलीफोन का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जो भी आपको इंडस्ट्री लगाना हो, फैक्ट्री लगाना हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। आगे, रोड बनाने के लिए करते हैं, हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाना कैसे है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज़मीन का, है ना। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि किस किस प्रकार से हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। आगे, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि आप, क्या आपका मन करेगा तो आप लैंड का यूज कर लेंगे क्या, आपके मन के हिसाब से होगा, नहीं, आपके मन के हिसाब से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया कहीं भी जाके पेड़ पौधा लगाना शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। एग्जाम्पल मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो क्या आप लद्दाख में जाके पेड़ पौधा लगा देंगे क्या। लद्दाख का वो वाला एरिया लीजिए जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है ना। आप वहाँ पे एक चाहेंगे कि बरगद का पेड़ जाके लगा दे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मट्टी का कमी है, वहाँ का क्लाइमेट का कमी है, क्लाइमेट वहाँ का ठीक नहीं है, बहुत ठंडा है ना। और पीपल का पेड़ को उगने के लिए कैसा चाहिए क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, एकदम मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, वहाँ का मॉडरेट है ही नहीं, ज़्यादा वहाँ पे ठंडा है ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कुछ कुछ टर्म्स के बारे में। क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का जब भी आपके सामने जिक्र हो ना, तो आप कह सकते हैं टोपोग्राफी के बारे में अभी समझेंगे, टोपोग्राफी क्या है समझेंगे। तो जब भी आपके पास, देखिए लैंड का यूज ना दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा हमारा ह्यूमन फैक्टर। पहला क्या, फिजिकल फैक्टर, और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में हमारे आते हैं टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर में हमारे आते हैं पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लैंड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं करते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। पहला डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे। आप समझते हैं टोपोग्राफी का मतलब क्या है। टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि वहाँ का जो आप लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लैंड का पूरा तरीके से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना, कि वो लैंड किसी भी चीज़ों को उगाने के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो लैंड में ज़्यादा नमी बना रहता है कि नहीं रहता है, वो लैंड में ज़्यादा एसिड तो नहीं है, इस प्रकार का। यानी कि लैंड के बारे में पूरी तरीके से जो नॉलेज आपका होना चाहिए, यदि वो आपके पास है तो उसी को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी। कोई डाउट इसमें। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या समझेंगे, डिटेल्ड स्टडी ऑफ लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सॉइल, मिट्टी, वहाँ का मिट्टी कैसा है ना।
अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो लद्दाख के तरफ तो आपको मिट्टी मिलेगा, लेकिन वहाँ का मिट्टी जो है ना बहुत ही उतना सूटेबल नहीं है कि आप वहाँ पे जाके मकई का खेती कर लें, गेहूँ का खेती कर लें, चावल का खेती कर लें, इतना सूटेबल नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे कर लेंगे जाके खेती? क्या नहीं कर पाएंगे। तो लैंड का यूज किस पे डिपेंड किया? सॉइल पे, मिट्टी पे। मिट्टी अच्छा तो आप उसका यूज कर लेंगे, मिट्टी अच्छा नहीं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे उसका। और टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि उसके बारे में डिटेल स्टडी कीजिए। अच्छा ज़मीन है तो फसल कीजिए, वहाँ पे अपना जो करना है कीजिए। समझ में आ रहा है बात? तो लैंड का इस्तेमाल हम लोग फिजिकल फैक्टर को ही देखकर करते हैं कि क्या जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ क्लाइमेट, यदि हम लोग वहाँ का मिट्टी इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे हम लोग कोई चीज़ का फसल उगाएंगे तो क्या वो अच्छे तरीके से उगेगा? क्या वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है? क्लाइमेट सूटेबल यदि होगा तो आप वहाँ का लैंड यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, है ना। आगे मिनरल्स, क्या वहाँ के मिट्टी में मिनरल्स है? फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारा वहाँ पे मिट्टी में है। यदि है तो वहाँ के मिट्टी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ का मिट्टी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या उसके आसपास आपको पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि पानी के बिना तो कोई मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं है। आप मिट्टी पे क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाइएगा, घर बनाने में भी पानी का इस्तेमाल है। खेती कीजिएगा, खेती करने में भी पानी का इस्तेमाल है। यानी कि ये कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर के एग्जाम्पल हैं जिनको पूरा कर लिया जाए ना तो वहाँ का आप मिट्टी आसानी से यूज कर पाएंगे। यदि नहीं है तो मिट्टी का यूज नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके बारे में आपने जान लिया, ये था हमारा फिजिकल फैक्टर। दूसरा हमारा है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में हमारे दो आते हैं, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। देखिए पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। यदि पॉपुलेशन कम है तो ज़्यादा संभावना है कि उस जगह का लैंड उतना ज़्यादा यूज में नहीं आ पाएगा। पॉपुलेशन कम है, आप खेती भी करना चाहेंगे तो कितना कर पाएंगे? मुश्किल से 10 बीघा, 20 बीघा, 100 बीघा कर पाएंगे मुश्किल से। लेकिन यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तब तो फिर 100 बीघा भी कम ही है, 100 बीघा भी कम है ना। तो लैंड का आप कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो लैंड का यूज ज़्यादा होगा, है ना। ज़्यादा अनाज उपजेगा, ज़्यादा लोग घर बनाएंगे, ज़्यादा रोड बनेंगे, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना। उसके बाद फिर हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आपके पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या आप उस पर रोड बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। क्या घर बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी का भी होना ज़रूरी है लैंड का इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि लैंड का जो इस्तेमाल है वो किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का एग्जांपल पूछे तो टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर का बात करें तो हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर यहाँ तक हो गया। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला हमारा हो गया ऑनरशिप के तहत कि कौन किसका मालिक होगा, है ना। ऑनरशिप के तहत यानी कि ऑनरशिप के तहत हम लोग लैंड को दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा है प्राइवेट लैंड और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। तो समझिए पहले कि प्राइवेट लैंड होता क्या है। देखिए प्राइवेट लैंड का डेफिनेशन आप इसको लिखना चाहें तो बिल्कुल सेम टू सेम लिख भी सकते हैं। आगे प्राइवेट लैंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल। मतलब ये हो गया कि प्राइवेट लैंड यदि कोई कहता है कि देखो ये मेरा प्राइवेट लैंड है, मतलब कि उस ज़मीन का वो इंसान क्या है? मालिक है। उसमें कोई भी हस्तक्षेप अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, उसके ज़मीन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो प्राइवेट लैंड बिल्कुल एकदम बड़ा सिंपल सा टॉपिक टर्म लिखा हुआ है ना। तो प्राइवेट लैंड का मतलब ये हो गया कि वैसा ज़मीन जो किसी इंसान का खास हो, है ना। कोई डाउट? जैसे आपका घर है तो आपका घर क्या है? एक प्राइवेट लैंड है, क्योंकि वो आपका खुद का है, खरीदा हुआ, उससे आपको कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता है ना। आगे कम्युनिटी लैंड क्या होता है? कम्युनिटी लैंड इज ऑन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एटसेट्रा। कम्युनिटी लैंड किसी खास इंसान का नहीं होता है, वहाँ के कम्युनिटी के लोग जितने भी हैं। यानी कि मान लीजिए यदि कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक हमारा क्या है? पार्क है, तो वो पार्क किसी खास इंसान का नहीं है, उस मोहल्ले में रहने वाले का ही पार्क है वो। यानी कि वो किसी खास इंसान का नहीं है, उसका इस्तेमाल जो करना चाहे, जो इंसान करना चाहे वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो कम्युनिटी लैंड का मतलब हो गया कि कम्युनिटी में रहने वाले लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कम्युनिटी के बाहर का लोग आ गया तो क्या इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? करेगा, वो भी तो करेगा ही। जैसे एक जैसे मान लीजिए एक मोहल्ले में छोटा सा पार्क होता है, तो क्या केवल उस मोहल्ले का ही लोग पार्क इस्तेमाल करता है क्या? नहीं, बाहरी लोग भी आ सकते हैं। तो कम्युनिटी लैंड में हमारे वैसे लैंड आते हैं जो कि किसी खास इंसान के द्वारा खरीदा ना गया हो, उस पर वहाँ के रहने वाले सभी लोगों का उस पर बराबर अधिकार हो। जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, आप जंगल में जाएं, जंगल किसी का तो खरीदा हुआ नहीं है, जंगल से आप अनाज ला सकते हैं, फल फूल ला सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं, है ना। जंगल किसी का नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का होता है वो। उसके बाद फ्रूट हो गया, फिर से मेडिसिनल प्लांट हो गया। तो यदि कोई कम्युनिटी लैंड है यानी कि जिसपे कि सबका अधिकार हो, तो उससे आप जो भी ला सकते हैं, आप जो भी आपको लाना हो वहाँ से ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको कम्युनिटी लैंड समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें, कोई समस्या है कम्युनिटी लैंड में? चलिए, कम्युनिटी लैंड का यदि हम लोग एक दो एग्जांपल लेना चाहें ना, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं पार्क। पार्क ले लीजिए, उसके कौन सा प्लेग्राउंड ले लीजिए, है ना, फील्ड ले लीजिए। ये किसी खास इंसान का नहीं होता है, ये सभी का हक होता है इस पर, है ना। उसके बाद कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कम्युनिटी लैंड का दूसरा नाम क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। यानी कि आपसे पूछे कि प्रॉपर्टी कम्युनिटी लैंड क्या होता है और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है, दोनों का मतलब सेम है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जो कि हर किसी का है, हर किसी का उस पर हक है ना। आगे, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देखिए, ये बहुत बड़ा समस्या भी है आज हमारे देश के लिए है। वो ये है कि लोगों का जो है ना डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि लोगों का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। अब जब जनसंख्या बढ़ रहा है लोगों का, तो क्या उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि आप अपने घर में इकलौते हैं, लेकिन आपका 2-3 भाई और है ना, तो हो सकता है कि आपका डिमांड अपने पिताजी से केवल ये हो कि पिताजी हमको जो है ना जब हम बड़े हो तो आप हमको पटना में जो है ना रेलवे स्टेशन के बगल में 1 बीघा ज़मीन खरीद के दे दीजिएगा, है ना, हम उस पर अपना फैक्ट्री खोलेंगे। दूसरा भाई उधर से डिमांड करेगा, पिताजी हमको भी दीजिएगा। तीसरा करेगा, पिताजी हमको भी दीजिएगा। तो यहाँ पे लैंड क्या है? लिमिटेड है ना। क्या आपका जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका जरूरत बढ़ रहा है, क्या लैंड भी बढ़ रहा है क्या? नहीं, लैंड तो फिक्स है, लेकिन आपका डिमांड फिक्स नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लोगों का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लैंड जो है वो बहुत ही कम है। अब इससे होता क्या है? देखिए, इससे होता क्या है, इसके बारे में जानिए थोड़ा सा कि होता क्या है इससे। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हो गया लैंड में खराबी आना। खराबी अब लैंड में कैसे आता है? लैंड में खराबी आता है ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से खेतों में, है ना। लैंड में खराबी आता है ज़्यादा प्लास्टिक को दफन करने से। लैंड में खराबी आता है प्लास्टिक को ज़्यादा ऊपर, यानी कि लैंड में प्लास्टिक बोतल को फेंक देना, प्लास्टिक को दफना देना। तो इससे क्या होता है? लैंड खराब होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हो गया लैंड में खराबी आना, यानी कि ज़मीन में प्रॉब्लम आ जाना। प्रॉब्लम कैसे आता है? प्लास्टिक को दफन कर देना, शीशे को दफन कर देना, है ना। उसके बाद फिर खेतों में ज़्यादा केमिकल का यूज कर लेना, तो लैंड खराब होता है हमारा, है ना। उसके बाद क्या है? लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड का मतलब हो गया कि अच्छा, कभी कभी आप देखें जब बाढ़ का समय आता है, खास करके बिहार में, तो बड़ा बड़ा जो ज़मीन है ना सीधे नीचे पानी में धंस जाता है। लैंड स्लाइड उसी को कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया कि पानी जब मिट्टी के ऊपर से बहता है ना, तो पानी क्या करता है? मिट्टी को बहा के लेके चला जाता है ना। वही हमारा कहलाता है सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कब? अगस्त सितंबर के टाइम में, जब गंगा जी का पानी बहुत ही बढ़ जाता है ना। ये करता क्या है? गंगा जी की मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके चल जाता है। कोई आदमी लेके जाता है क्या? नहीं, पानी खुद लेके जाता है ना। पानी के बहाव के कारण हमारा मिट्टी भी चला जाता है। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि लैंड जो है ना अब धीरे धीरे कट रहा है। कट रहा है मतलब क्या हो गया? जंगल काट रहे हैं खेती करने के लिए, जंगल को काटा जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, जंगल को काटा जा रहा है फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, जंगल को काटा जा रहा है हाईवे बनाने के लिए, जंगल को काटा जा रहा है रोड बनाने के लिए। तो वो हमारा क्या होगा? डिजर्टिफिकेशन हो गया।
डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि आप क्या करते हैं, आप अपने लैंड का सफाया करते हैं, यानी कि आपके पास ज़मीन था पहले से, उसको वहाँ से उसका रूप ही आप चेंज कर देते हैं। जंगल था, जंगल का रूप अपने चेंज करके वहाँ पे हाईवे बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया। और डेजर्टिफिकेशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसको एक ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देना कि उसका कोई इस्तेमाल ही ना हो, है ना। चलिए, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आर दी मेजर प्रॉब्लम्स टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो इन सारे चीज़ों का जो हमको प्रॉब्लम है देखने को मिलता है किस कहाँ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, यानी कि हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए और बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, लैंड स्लाइड करवा रहे हैं, मिट्टी का कटौती कर रहे हैं, है ना। डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एकदम एक प्रकार का रेगिस्तान जैसा आप सिचुएशन ला रहे हैं, जो कि बाद में लैंड का कोई भी इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो हम लोग अपने खेती करने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को करने के लिए अपने ज़मीन को हम लोग खुद ख़त्म कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कोई डाउट, ऑनलाइन आने वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, है ना। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।